अच्छा, इसमें अब हमारे पास ये कि साउंड में कुछ इतना ज्यादा नहीं है। साउंड में बस दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, बाकी सारी चीजें तो आप करते आए हो। बेसिकली जब हम जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव पढ़ रहे थे, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ट्रांसवर्स के लिए हमने लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर लिया, ये दोनों ट्रांसवर्स नेचर को एक्सप्लेन करती है। अब रह गया था लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए चैप्टर है आपके पास साउंड, और साउंड में आपको पता है कि इसे मीडियम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब आपके सारे जो टर्म्स थी अब वो चेंज हो जाएगी। पहले हम विदाउट मीडियम सारा काम कर रहे थे, अब मीडियम इंपॉर्टेंट होगा, मीडियम को देखना होगा। और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो, अगर आपको वैसे वो एग्जैक्ट नहीं पूछता, अगर हम रफली बात करें तो एक वो 330 से 350 की रेंज आपको देता है। वैसे तो 334 होती है इन एयर, अगर एक्यूरेट एक कांस्टेंट बात करें हम। लेकिन नॉर्मली आपके पास होता ही है कि आपके पास जब हम वो टिपिकल वैल्यू लिखकर पूछते हैं ना, तो आप एस्टिमेटेड वैल्यू 330 टू 350 पे मार्क करते हो, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है इस वजह से। और दूसरी बात ये कि इसमें हमने रेटिंग्स की थी। रेटिंग्स का मतलब ये कि जब हम मीडियम की बात करते हैं, डिफरेंट मीडियम्स की, और मीडियम खैर लिखा हुआ ही है पहले से, तो मीडियम भी आपके पास डिफरेंट होते हैं, फिर सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस में हमने रेटिंग्स की थी कि आपके पास साउंड सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करता है। तो सबसे फास्ट साउंड ट्रैवल किस में करता है, सॉलिड में। और लिक्विड में जो है वो उससे लेस स्पीड से ट्रैवल करेगा। और गैस में सबसे स्लो ट्रैवल करता है साउंड। तो स्पीड के कंपैरिजन में हमारे पास सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रैवल करता है। और उसका रीजन क्या था, उसका रीजन भी हमने डिस्कस किया था। closely packed atoms. बिल्कुल, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं आपके पास, हाँ। और टाइटली पैक होने की वजह से उसमें वाइब्रेशन में बहुत जल्दी आप ट्रांसफर कर सकते हो। हम्म। तो अगर स्टील के बर्तन किसी के हाथ से गिर जाए ना घर में, तो सब पूरे घर को पता चलता है। हाँ। तो खैर ये वाली चीज हो गई। एक तो हमने ये इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ा था। और इसमें भी अगर वो कभी कभार होता है ये कि आपसे ना सॉलिड में एस्टिमेटेड टिपिकल वैल्यू लिखकर पूछता है कि टिपिकल वैल्यू क्या होगी इसमें स्पीड की। तो इसमें थाउजेंड्स में वैल्यू होती है, मतलब अगर स्टील की वैल्यू की बात करें तो वो 5000 से 6000 तक होती है आपके पास मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा कभी भी किसी मटेरियल की, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। टिपिकल वैल्यू पूछेगा तो थाउजेंड्स में होती है, इतना याद रखना। और गैस की अगर वो बात करें, तो गैस यानी एयर के लिए हम पहले लिख चुके हैं। और लिक्विड्स में अगर वो पूछेगा आपसे तो लिक्विड में हंड्रेड्स में होती है, मतलब 1500, 1000, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है फिर कि लिक्विड आप कौन सा यूज कर रहे हो। तो टिपिकल वैल्यूज में बस याद रखना है कि आपके पास 1000 और उससे ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है वो आपके पास 1500 के आसपास लिक्विड में होगी, और 5 6 4000 में सॉलिड्स, और 330 to 350 एयर, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो था एको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्योंकि साउंड भी वेव की प्रॉपर्टी है, तो साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। तो एको में बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को एक्सप्लेन करता है। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब ये हुआ, इसमें कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, पता नहीं कल नहीं परसों वाले टॉपिक में था, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में। जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में क्वेश्चन ये था कि उसमें आपको सोनार की एग्जांपल दी थी। और उसका मतलब ये था कि जब आपके पास शिप सोनार सिस्टम यूज करते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो साउंड को ट्रांसमिट करते हैं अंडर वाटर, और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपको मिलता है। तो बेसिकली इसमें होता है ये कि अगर आप यहाँ पे खड़े होके क्लैप करते हो और साउंड आपके पास ट्रैवल करता है, और यहाँ पे फ्रंट पे आपके पास वॉल हो, ठीक है, तो फ्रंट पे वॉल का मतलब ये है कि साउंड फॉरवर्ड ट्रैवल करेगा और रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएगा। तो जितना डिस्टेंस, हाँ, जितना डिस्टेंस आपने फॉरवर्ड कवर किया उतना डिस्टेंस आप बैकवर्ड भी कवर करोगे। तो इसमें बस फॉर्मूला में चेंज ये आता है कि आप स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हो d/t। सिर्फ इसमें आप क्या करोगे, 2 टाइम्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो बस इसके एको के फॉर्मूला में ये एक चीज ऐड हो जाती है, 2d। बाकी फॉर्मूला वही डिस्टेंस ओवर टाइम वाला सेम है।
ठीक है, बाकी v इक्वल्स टू एफ लैम्डा तो हमारा चलता ही आ रहा है वेव का। ठीक है। रेट के फॉर्मूला। हाँ, तो और इसमें बाकी अल्ट्रासाउंड का कॉन्सेप्ट आता है एक। अल्ट्रासाउंड आपको पता है कि उसमें 20,000 या उससे ग्रेटर रेंज होती है। हाँ, और अल्ट्रासाउंड के साथ एक और चीज याद आई कि एक टॉपिक आपके पास था ऑडिबल, ऑडिबल, हाँ, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, नॉर्मल एयर की अगर हम बात करें, ह्यूमन एयर की, और अगर बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन की बात करें, क्योंकि सबका जाहिर सी बात है ऑडियो लेवल सुनने का डिफरेंट होता है, तो इसमें आपके पास ऑडियो लेवल की बात अगर हम करें कि ह्यूमन एयर के लिए एक बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो ह्यूमन एयर इजिली सुन सकता है। ठीक है, ये हमारी ऑडिबल रेंज होती है 20 to 20 के, बिल्कुल सही। 20 k हर्ट्ज लिखो आप, 20,000 हर्ट्ज लिखो, एक ही बात है। के का मतलब 1000, और बाकी फिर सबकी एज डिफरेंस के साथ चेंज होती रहती है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक हम आइडियल एवरेज की बात करें तो वो यही वैल्यू होती है। उसके बाद फिर एक आपके पास कॉन्सेप्ट होता है अल्ट्रासाउंड का, और अल्ट्रासाउंड का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अल्ट्रासाउंड में जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 20,000 होती है। फ्रीक्वेंसी आपके पास ग्रेटर होगी 20 kHz। ठीक है, और बाकी फिर आपको पता है कि मेडिकल उसमें इसको यूज करते हैं हम ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने में और डिजीज डायग्नोस करने में, तो वहां पर ये यूज होता है। और बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं आती, वो भी आपके पास A2 में जाके ऐड होगी मेडिकल फिजिक्स में। वहां पे इसका पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं, इसमें भी बेसिकली एको का फिनोमेना यूज होता है, ये भी इसी के उस पे वर्क करता है कि वो ऑब्जेक्ट ऑर्गन से जाके जब रिफ्लेक्ट बैक होगा तो उसका टाइम डिस्टेंस से उसका हम साइज फाइंड आउट कर रहे होते हैं। हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड। ठीक है, तो वो मैं फैक्टर्स भी सारे यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कभी कभार कंफ्यूजन होता है। तो जब हम साउंड के फैक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या था? लाउडनेस। अच्छा, लाउडनेस में बेसिकली हमें पता है कि लाउड साउंड और जो लो साउंड होता है उसका डिफरेंस लाउडनेस बताता है, ये तो बेसिक जर्नल डेली लाइफ की एग्जांपल है हमारी। ठीक है, इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन लाउड एंड अ फेंट साउंड। मैंने साउंड और लाउड को कंबाइन कर दिया, लाउड और फेंट। ठीक है, हम इसमें डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास क्योंकि हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में से अगर हम देखें तो कौन सी क्वांटिटी ऐसी है या कौन सा आपके पास टर्म ऐसी है जो लाउडनेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो आपको लाउडनेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? अगर साउंड लाउड है, ठीक है, आपने देखा होगा जिस तरह से अब वॉइस मैसेज की आप बात करो व्हाट्सएप पे भी, तो जहां पर आपको वेव्स बड़ी नजर आ रही होती हैं तो उसका मतलब है आपको पता होता है यहाँ वॉइस हाई होगी, लाउड होगी। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, कि एम्पलीट्यूड से आपको पता चलता ये है कि कितना ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ग्रेटर आपके पास साउंड होगा। ठीक है, जितनी बड़ी वेव आपको नजर आती है, जिस तरह हम मूवीज वगैरह और इन सब में देखते हैं हमारे पास ऑडियो लेवल्स बने आते हैं, और अगर कोई एडिटिंग करता है तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो जब आपके पास ऑडियो लेवल बहुत हाई होता है इसका मतलब साउंड लाउड है, तो वो एम्पलीट्यूड को शो करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। उसके बाद जाते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर क्या था? पिच। तो पिच आपके पास किस चीज को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है?
फ्रीक्वेंसी फैक्टर है जो पिच के साथ लिंक होता है, और जो डिफरेंशिएट हम करते हैं बेसिकली पिच से, वो श्रिल और ग्रेव। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? फर्स्ट वाले फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। और पिच की अगर हम बात करें तो पिच में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें अगर जर्नल हम इसको डिस्कस करें तो श्रिल और ग्रेव साउंड का डिफरेंस पता चलता है हमें। ठीक है, मतलब नॉर्मली अब आप मेरी आवाज सुन रहे होगे तो आपको साउंड ग्रेव लगेगा, और सुनने में हो सकता है आवाज अच्छी भी ना लगे, मजबूरी है, सुननी पड़ रही है, एग्जाम तो देना है। तो खैर नॉर्मली होता है कि छोटे बच्चों और उनकी वॉइस जो होती है, नॉर्मली फीमेल्स में उनकी वॉइस बहुत आपके पास ऐसे होते हैं बारीक, या किसी की बहुत चुभने वाली वॉइस होती है अगर आप स्क्रीच करते हो कहीं पर सिल्वर पे या उस पे। ठीक है, तो वो वॉइस आपको जो है वो श्रिल लगती है। ठीक है, मतलब जो जितनी आपके पास शार्प वॉइस होगी वो श्रिल में आएगी, और जो साउंड आपको बहुत हैवी लगेगा, बेस होता है जिस तरह से, तो वो ग्रेव होता है। तो फैक्टर बेसिकली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, आप लोग पहले बता चुके हो। और ये भी डायरेक्टली होता है, जितना आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे उतना आपके पास साउंड श्रिल होता जाएगा। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे साउंड श्रिल, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो साउंड ग्रेव हो जाएगा। ठीक है, शायद वो हीलियम गैस होती है ना, हीलियम गैस के बलून को आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा है, वो हीलियम को इनहेल कर लेते हो, उसके बाद जब आप बोलते हो तो आपकी वॉइस वो रोबोटिक हो जाती है। तो उसमें यही होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका स्पीड वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। अब उसके बाद जाते हैं बाकी फैक्टर्स पे। अच्छा, लाउडनेस में ना कुछ सब कैटेगरीज थी, मतलब लाउडनेस की सब कैटेगरीज इस तरह से थी कि लाउडनेस में एम्पलीट्यूड तो हमने लिख दिया, लाउडनेस कुछ और चीजों से भी इंक्रीज डिक्रीज होती है। उसमें आपको याद होगा कि एक तो आपका जो सरफेस एरिया होगा, जिस तरह ड्रम है, अगर ड्रम आप ज्यादा एरिया यूज कर रहे हो, ड्रम के दो डिफरेंट साइज हैं, तो जो जितने ग्रेटर साउंड साइज का ड्रम होगा तो वो उतना ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एक तो वो आपके पास एरिया पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब आप स्पीकर, लेट सपोज स्पीकर की एग्जांपल लें। ठीक है, हाँ, तो अगर आप सरफेस स्पीकर के बहुत क्लोज खड़े हुए हो, ठीक है, असल में ये इतना स्पेसिफिक पूछा नहीं जाता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपके पास जो है ना वो हिंट मिल जाती है इससे। ठीक है, तो ये सब कैटेगरी है बेसिक, जर्नल आपने जो याद करनी है वो एम्पलीट्यूड वाली याद रखनी है। तो एरिया हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, और उसके अलावा जितना आपको एरिया ऑफ वाइब्रेशन चाहिए, वो सब चीजें जो है वो इसके सब फैक्टर्स में थी। ठीक है, खैर पिच हो गया, लाउडनेस हो गई, और तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट, तीसरा फैक्टर क्या था? क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी में क्या होता है कि क्वालिटी में सबसे पहली चीज कि आपके पास अब फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की जो हमने बात की, तो क्वालिटी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये देख लो कि इसमें सेम फ्रीक्वेंसी के दो साउंड होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड के दो साउंड होंगे। ठीक है, अब हमने कंपैरिजन करना है ना, तो एटलीस्ट हमें दो साउंड चाहिए, सेम लाउडनेस लिखते हैं और ऊपर वाले को पिच कर देते हैं। तो सेम पिच और सेम लाउडनेस के आपको दो साउंड्स दिए गए, अब आपने इनको कंपेयर करना है। तो इनका कंपैरिजन आपको कैसे पता चलेगा? कौन सा फैक्टर ऐसा होगा साइंटिफिक जो आपको हेल्प करेगा डिफरेंशिएट करने में? क्लैरिटी। क्लैरिटी। और अगर साइंटिफिक टर्म की अगर हम बात करें तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेव्स के बिल्कुल स्टार्ट में, वेव फॉर्म, वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव की जो शेप होती है बेसिकली, ये आपकी बुक में भी मेंशन है, जिस तरह से आपके पास वायलिन की एग्जांपल लो और फ्लूट की एग्जांपल लो। ठीक है, तो हाँ, किताब से तो हम पढ़ते ही नहीं है। तो खैर वेव फॉर्म में होता ये कि जब आप वेव्स बनाते हो ना, तो उसमें भी ये डायग्राम बनी भी है। आप उसमें डायग्राम देखोगे तो डायग्राम इस तरह से कि अगर आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हो, ठीक है, और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर आप वेव बनाओ, तो लेट सपोज उसमें कहीं कहीं डिस्टॉर्शन आ रही है, थोड़ी सी वेव इरेगुलर है,
वरना आप सिंपल ऐसे ले लो कि अगर कोई आपका फेवरेट सिंगर हो और उसको आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, कोई उसका गाना गा रहा हो और दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, तो वो जो बेसुरी आवाज का हम वर्ड यूज करते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि वेव फॉर्म ही बिल्कुल उसकी खराब सी होती है। और अगर हम एक और उसको कंपेयर करें तो उसमें बहुत ज्यादा आपको जो है वो वेरिएशन नजर आ रही है। तो इनका जो वेव की शेप होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। तो आपके पास सिर्फ वेव फॉर्म डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो वो सेम लाउडनेस सेम पिच पे बेचारा गाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी बेसुरी लग रही है, तो वो क्या कर सकता है, उसका वेव फॉर्म ही खराब है। ठीक है। तो उसमें जो इतनी वेरिएशन आ रही होती है वो बेसिकली वेव फॉर्म की वजह से होता है। तो ये फैक्टर होता है क्वालिटी का। मतलब अगर आप स्पीकर्स की बात करो, आप दो ब्रांड को टेस्ट कर रहे हो, तो दो ब्रांड्स में आपको जो अच्छा ब्रांड है उसमें ये चीज होती है कि आपको वॉइस बहुत क्लियर स्मूथ आती है। और वही सेम आप स्पेक्स में अगर किसी और क्वालिटी, हम क्वालिटी का वर्ड डेली लाइफ में यूज ही इसलिए कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो डेली लाइफ में अब ये सारी चीजें नहीं पढ़ते हैं साइंटिफिक। जब वो टेस्ट होकर आते हैं तो टेस्टिंग में बकायदा आप उसके साथ कोई सॉफ्टवेयर लगाकर चेक करो तो वो आपको वेव्स दिखा देगा। तो आप वेव्स से आइडिया ले सकते हो कि हाँ वाकई डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है। तो वेव सेक्शन पढ़ के जो है वो हम ऑप्टिक्स का काम कर सकते हैं और साउंड का भी काम कर सकते हैं, एम्पलीफायर वगैरह का दो काम हम कर सकते हैं इजीली। खैर अब हम, हाँ ये साउंड के ही क्वेश्चन हैं। तो डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है हमारी फिजिक्स की। आप देख लो हर टॉपिक की डेली लाइफ में एग्जांपल्स मौजूद हैं। फिजिक्स से डेली लाइफ। हाँ, फिजिक्स इज डेली लाइफ इज फिजिक्स। अब इसमें अलार्म की एग्जांपल दी है कि इज एडजस्टेड टू अ गिव अ क्वाइटर साउंड विदाउट अफेक्टिंग द पिच ऑफ द नोट। पिच इफेक्ट नहीं करनी लेकिन साउंड थोड़ा सा आपका क्वाइट हो जाएगा। और हाउ आर द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इफेक्टेड। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए बिकॉज वो करना। हाँ, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एम्पलीट्यूड लो हो जाएगा। सिंपल फैक्टर्स पूछे उन्होंने, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही है, जब तक क्वेश्चन टू सॉल्व कर लो, जिसने फर्स्ट कर लिया, अगर किसी को फर्स्ट में कंफ्यूजन है वो तब तक पढ़ लेगा फर्स्ट क्वेश्चन भी। बाकी सेकंड वाला आप देख लो। साउंड वेव्स नॉट ट्रेवल। सैटेलाइट एंड स्पेस वॉच। हाँ, क्योंकि स्पेस में आपके पास वैक्यूम है, वहाँ एयर नहीं है, तो वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल करेगा नहीं। तो बी, सॉरी, ए ए सॉरी, ए पे हमने टिक करना है। एक्स एक्स y has separated and how do the loudness and pitch of sound waves y compared to those of x? Two sound waves x and y are compared. X has the greater frequency, y has greater amplitude. तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा उसकी कौन सी क्वांटिटी हाई हो जाएगी। Y is louder and lower pitch. हाँ, तो इसकी पिच हाई हो जाएगी और इसकी जो है वो लाउडनेस हाई हो जाएगी। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। B. वाई इज लाउडर लोअर पिच। ठीक है। अच्छा, ये वाला, ये डायग्राम थी बेसिकली जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब आंसर देख के ही पता चल गया होगा, क्वेश्चन ना भी पढ़ो तो क्वालिटी इसका आंसर होगा, भले अब क्वेश्चन पढ़ लो। एको का क्वेश्चन आ गया, अब सॉल्व करके आंसर देखो क्या आता है। ठीक है, कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, वैल्यूज लिख देता हूँ अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है। ये फ्रीक्वेंसी है 20 K हर्ट्ज यानी 24,000 है। प्रीफिक्सेस को चेक कर लिया करो, जल्दबाजी में हम मिस करते हैं। स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दिया, यूनिट्स कन्वर्ट होंगे।
तो स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है ये आप बताओ। मैं यहाँ कर देता हूँ, वहाँ उस पे वाटर मार्क पे शायद नजर नहीं आ रहा। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, क्योंकि हम लार्ज यूनिट से स्मॉल में जा रहे हैं। डिवाइड तो करना नहीं है किसी से। ठीक है, तो 1500 हो जाएगा। कितना हो रहा है? ठीक है, एक डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। असल में एग्जाम में वही होती है कि 2 × 2 को भी कैलकुलेटर से चेक कर रहे होते हैं हम, कि मिस्टेक ना हो। अच्छा, वेवलेंथ निकाल लिया, अब यूनिट्स कन्वर्ट कर लिया, अब तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से कैलकुलेट कर लोगे। हम्म। ये आंसर आ रहा है, ठीक है। 6 में आप देखो क्या आंसर होगा। बी। बी आ रहा है आंसर। ठीक है, लाउडर साउंड ऑफ सेम पिच। फ्रीक्वेंसी उन्होंने बता दी, और वेवलेंथ एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड का मतलब है लाउडनेस चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो बी। अल्ट्रासाउंड का क्वेश्चन है, और इसमें बताना है हाउ डज द स्कैनर फॉर्म एन इमेज। अभी आपको बताया था कि एको का फिनोमिना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको माइंड में रखते हुए आंसर देखो, आंसर मिल जाएगा सी। ठीक है, रिफ्लेक्शन, क्योंकि साउंड में रिफ्लेक्शन होती है आपके पास, तो एको का फिनोमिना वहां पर आपको बता दिया, क्योंकि ज्यादा डिटेल वर्किंग नहीं होती। आ, हाँ, कुछ पूछ रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 7 में पता है क्या है, अब आपके पास देखो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्कैनर है। पार्ट ऑफ स्कैनर में होता ही है कि अगर आप इसकी डिटेल वर्किंग की बात करो, तो बेसिकली ये होगा कि जो स्कैनर होगा बेसिकली, तो स्कैनर से रेडिएशन रेडिएशन कह रहा हूँ, आपके पास जो भी साउंड वेव्स हैं वो एमिट होंगी ग्रेटर देन 20,000। ठीक है, अब वो ट्रैवल करेंगी फॉरवर्ड। अब आपके पास जब वो किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगी ना, तो ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। ठीक है, तो अब ये फॉरवर्ड गया और ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, और अभी हमने एको का फॉर्मूला किया था। हाँ, तो v इज इक्वल्स टू 2d/t। तो उससे हम जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करके फिर हम उसकी सारी बाकी, अब तो खैर सारी चीज इतनी डिजिटल हो गई है कि हमें इतने ज्यादा जो है वो एनालॉग काम नहीं करना पड़ता। एको का कॉन्सेप्ट यूज होता है, सिंपल। और नेक्स्ट भी एको से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैल्यूज एक बार देखो, आंसर देखो क्या आता है। तो कैलकुलेशन में आपके पास लिखा है सबसे पहले टाइम और स्पीड, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, हाउ फार डिस्टेंस फाइंड करना है, तो v इज इक्वल्स टू 2d/t करके देख लेते हैं। तो d फाइंड आउट करना है ना, तो vt/2 हो जाएगा। v आपके पास है 320, 320 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। 640 आ रहे हैं ना। सी। आपने उल्टा बता दिया, 2 × 320।
इक्वेशन को शफल करने में प्रॉब्लम हुआ करे, एक एक कर लिया करो, क्योंकि हमें तो अब आदत होती है, हम तो डायरेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्रॉस होगा ऊपर टी, और टू नीचे क्रॉस होगा। डी को सब्जेक्ट रहने दो, और बाकी सारी वैल्यूज आप शिफ्ट कर दो। ठीक है, सी आर एस 640 ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, 9 में उन्होंने कहा है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है आपके पास, ठीक है। और एक पॉइंट दे दिया पी, हाउ मच टाइम elapsed बिफोर द नेक्स्ट रेयरफेक्शन अराइव्स एट पी। ठीक है, तो खैर इन्होंने वैल्यू फ्रीक्वेंसी की दी है, और फ्रीक्वेंसी के साथ उसने कहा कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन आर सेंट आउट फ्रॉम अ लाउड स्पीकर एज इट वाइब्रेट बैकवर्ड फॉरवर्ड is at point P. How much time elapses before the next rarefaction arrives at P? अब अगले का टाइम क्या होगा, ये आपने बताना है। अच्छा, बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ये मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अब ये हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल्ड और ये टॉपिक अब इंक्लूड नहीं है एको में। एको में बेसिकली ये फैक्टर होता है, कहाँ लिखा था, ये रहा। असल में अगर आप एको पढ़ो ना, तो डिफरेंट सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट उसको डिटेल में पढ़ाया जाता है एको को। तो एको के ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर आपने बिल्कुल आइडियल एको की बात करनी हो ना, तो उसमें ना दो तीन फैक्टर्स होते हैं। और वो फैक्टर्स ये होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिशनल, क्योंकि अब न्यू हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। ये ओल्ड क्वेश्चन होगा, इसलिए इसमें लिखा हुआ और पूछा हुआ है। इसमें आपके पास ना एक चीज़ होती है कि आपका जो टाइम होगा ना सेंसेशन का, मतलब कि आपको में ना टाइम होता है कि आपको कितने टाइम में साउंड रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देना चाहिए, ठीक है। तो अब आप किसी एम्प्टी रूम में खड़े हो और आपने क्लैप किया, क्लैप करने के बाद कितने टाइम में आपको रिफ्लेक्ट बैक होकर साउंड सुनाई दे, तो एको का फिनोमिना होगा। तो उसको सेंसेशन कहते हैं, कि टाइम पीरियड फॉर सेंसेशन। वो आपके पास होता है 0.01 सेकेंड्स। तो 0.01 सेकेंड्स का जो टाइम होता है, ये बिल्कुल एक आइडियल एको के लिए बेस्ट होता है। मतलब हमारे ब्रेन तक सिग्नल इतने टाइम में पहुंच जाना चाहिए, तो हमें क्लियर एको सुनाई देगा, ठीक है। और इसके लिए एक और चीज होती है, डिस्टेंस। एक डिस्टेंस भी होता है कि डिस्टेंस आपका जो है ना मिनिमम, वो 17 मीटर्स का हो। डबल कर लो तो 34, मतलब बैक एंड फोर्थ। तो ये दो कंडीशंस होती हैं बेसिकली एको में। अब इतना ज्यादा हमारे पास सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे होगा, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। उन्होंने वेवलेंथ दी है कि आप V इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगाओ और फिर टाइम निकाल लो, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा आपके पास, वो ए होगा, ठीक है। तो खैर ये एक, इसको स्टार कर लेना बेसिकली, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन है काफी, इसलिए इसमें टाइम सेंसेशन पूछा है इन्होंने। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ये एक फिक्स वैल्यू होती है कि इतने टाइम में आपको साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे देना चाहिए, तो आपके पास परफेक्ट एको होगा। 10 11। We found that is fastest in college. 10 का डी, ठीक है। और 11। 10 का भी 11 का भी, हाँ ये भी डी होगा। चेक कर लो बाकी आप भी। बेसिकली इसमें आपने बस यही बताना था कि सर अल्ट्रासाउंड की कोई मतलब रेंज होती है, यानी कि अबव 20,000 किलो हर्ट्ज, बट इज देयर एनी लिमिट, या बस नहीं, मतलब अगर कोई सवाल में, जिसमें उन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दी हैं हमें, अगर वो इससे बड़ी की लिमिट देते तो वी कैन चूज दैट एज वेल। असल में इसमें ना इतना स्पेसिफिक नहीं देता, क्योंकि इसकी रेंज हमारी पहली बात है सिलेबस में ऐड नहीं है। बस हमें इतना पता होना चाहिए ग्रेटर देन 20,000। क्योंकि आप अगर स्पेसिफिक इसको तब करोगे जब हम अल्ट्रासोनिक वेव्स पढ़ेंगे, जो कि फाइटर जेट्स और प्लेन्स में होती है, ठीक है। तो आपने बस यही चेक करना होता है कि 20,000 से ग्रेटर आपके पास वैल्यू हो, ठीक है।
तो अल्ट्रासाउंड के बाद फिर अल्ट्रासोनिक आती है, वो अभी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं पूछेगा, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट में वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं पूछते। के एच जेड इंटू हर्ट्स जो होता है कन्वर्जन ऑफ दीज। अच्छा, कन्वर्जन का मतलब ये बेसिकली जब आप लिखते हो ना 20 k हर्ट्स, बस इतना सा याद रख लो, किलो का मतलब होता है 1000, ये प्रीफिक्स होता है 1000 के लिए। तो जब 20 k हर्ट्स लिख रहे हो ना, 20 k हर्ट्स का मतलब होता है 20, और उसके आगे 1000 के 3 जीरोस ऐड कर दो, 20,000 हर्ट्स। तो जो हमारी रेंज होती है ना, वो 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक होती है ऑडिबल। इसके ऊपर फिर जाओगे तो अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3500 है, तो ये हमारी रेंज में आएगी, ये ऑडिबल है, बी ऑडिबल है, ए ऑडिबल है। बी ऑडिबल नहीं है तो वो अल्ट्रासाउंड में जाएगी। ठीक है। अगला भी एको से रिलेटेड है। स्टूडेंट जो है वो 200 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है सबसे पहले। अच्छा, नॉर्मली आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होते होंगे वो स्टार्ट से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग पहली बार अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो इसलिए मैं ज्यादातर डायरेक्ट वैल्यूज देखकर पहले मार्क कर देता हूँ, तो आप लोग अपने टाइम लेकर क्वेश्चन पढ़ लिया करो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि नॉर्मली इसमें यही होता है कि जहाँ वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरा इसमें यही होता है कि वैल्यूज पहले मार्क करके जल्दी से और कॉन्सेप्ट बना ले कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो खैर डी हमें सबसे पहले मिल गया। उसके बाद उसने कहा कि हिज classmate standing next to him start a stopwatch when the two pieces of wood meet, and उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, and stop the stopwatch when they hear the echo। ठीक है, एक आंसर बताया सी, हम चेक कर लेते हैं। देयर टाइम्स आर, ये सारे टाइम्स आ गए। और विच वैल्यू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड डू दे ऑब्टेन। 12 का आंसर बताया आपने सी। सी आंसर बिल्कुल सही है, और लॉजिक भी आपने बता दी। ठीक है, लॉजिक में क्या करना है, टाइम का आप एवरेज लोगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम है ना, मल्टीपल टाइम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके पास एरर का चांस होता है, क्योंकि स्टॉप वॉच कितने टाइम बाद आपने स्टार्ट की, कब स्टॉप की, तो वो ह्यूमन एरर आता है उसमें, रिएक्शन टाइम। तो टाइम को आप सर सर एवरेज लेके करना था, लेकिन मेरा एवरेज से आंसर तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, डिवाइड किससे किया? नहीं, आप करके दिखा दो। अच्छा 4 इसको, से क्या था? हाँ ठीक है, हम करके देख लेते हैं। तो टाइम को हमने एवरेज किया, और आंसर कितना आ रहा है? 1.62। और हमने फाइंड करना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके पास v इज इक्वल्स टू 2d/t। तो इससे देखो क्या आंसर आ रहा है, 400 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 246। अच्छा, ओके, आई डिडंट मल्टीप्लाइड इट बाय 2। ओके। हाँ, एको में बहुत सारी जगह पे ना हम ये मिस्टेक कर देते, क्योंकि ये इतना ज्यादा यूज होता नहीं हमारे पूरे सिलेबस में, कहीं भी सिर्फ इस चैप्टर में यूज होता है। तो फ्लो में सॉल्व करते हुए हम अक्सर टू को मिस कर देते हैं। ठीक है, सी आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। मजे की बात ये कि दोनों आपके पास सेम रिपीटेड एक साथ आ गए। इसमें भी वही टाइम की वैल्यूज दी हुई हैं और स्पीड दी है, इस बार डिस्टेंस पूछा है आपसे। तो 14 का भी आंसर देख लो, जब तक 13 अगर कोई सॉल्व करना चाह रहा है वो कर सकता है, मर्जी है। क्योंकि सेम ही आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, पर वी पहले कैलकुलेट करवाया, इस बार डी कैलकुलेट करवाने को कहा है उसने। ठीक है, तो दोबारा से शफलिंग उसी तरह से होगी, वी टी डिवाइडेड बाई 2।
सिंगल डिस्टेंस, सिंगल डिस्टेंस, सिंगल डिस्टेंस क्यों ले रहे हो आप? देखो आपके पास इसमें ना क्लैप का कॉन्सेप्ट है, वही क्लैप्स टुगेदर टू पीसेस ऑफ वुड मेजर द टाइम। तो सर सिंगल डिस्टेंस ही होगा ना, डिवाइड तो किया 2 से। हाँ, तो हाँ डिस्टेंस तो सिंगल में ही आएगा आंसर। आपके पास आंसर सी आ रहा है। कैसा आएगा? टाइम को एवरेज कर लिया। नो, टाइम, फॉर 14 आई सेड एक्चुअली। आपके पास टाइम की वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि फॉर्मूला वही यूज करोगे आप, बस उसे शफल करना है। क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास जो है वो डिवाइड जो 2 था, बेसिकली 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो दूसरे एंड पर डिवाइड हो जाएगा। तो एक आंसर ए आ रहा है, एक आपके पास सी आ रहा है। एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लो अपनी। अच्छा, सी फॉर 14, ठीक है। अच्छा सही है, 13 का ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। वो सी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 के लिए था। तो उन्होंने कहा है कि फॉर व्हाट आर अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज्ड। तो अल्ट्रासाउंड के लिए हमारे पास यूजेस हैं। 13 का ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। मैं इसको जूम थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि वो 14 को हम देख लें। तो 14 में बेसिकली आपके पास आंसर क्या आ रहा है? एक आंसर बताया सी, और बाकी कोई आंसर ऐड करना चाहे अपना? प्रीनेटल स्कैनिंग। ठीक है। तो बेसिकली किलिंग कैंसेरियस सेल के लिए हम पढ़ चुके हैं गैमा, और प्रीनेटल स्कैनिंग हो सकता है क्योंकि सनबेड्स और टेलीफोन्स के लिए हम एप्लीकेशंस करके आए हैं ऊपर, तो उनके लिए सबकी एप्लीकेशंस डिफरेंट है। ठीक है।